ऑस्ट्रेलिया के मेंस टीम जो कि गई है वेस्ट इंडीज के दौरे पर और खेलेगी सबसे पहले तो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज और उसके बाद फॉलो अप करते हुए खेलेगी 5 T20 मैचेस। लेकिन फिलहाल दौरे की जो शुरुआत हो रही है वो टेस्ट मैचेस के साथ, जिसका पहला टेस्ट मैच फिलहाल इस पूरे अगर आप बात करें सीरीज का, ये वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा केंसिंगटन ओवल बारबाडोस के उस मैदान पर, जहां पर भारत के समय के हिसाब से तो शाम के 7:30 बजे होंगे 25 जून को जो मैच स्टार्ट होगा। लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से, चूंकि आपको पता भी है टेस्ट मैचेस है, दिन के मैचेस होते हैं, तो वहां पर सुबह 10 बजे मैच लोकल टाइम के हिसाब से स्टार्ट होगा। उस टाइम पर वेदर कैसा रहने वाला है, उस वेदर को ध्यान में रखते हुए पिच कैसा रिएक्ट करेगी और उस पिच के रिएक्शन को देखते हुए कौन से दोनों टीमों की तरफ से बॉलर्स और कौन से यहाँ पर बैटर्स, और खास करके जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं हमारी टीम में आएंगे। और उसमें भी सबसे जरूरी अगर हम बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, चूंकि दो बहुत बड़े नाम है, एक तो स्टीवन स्मिथ और एक मार्नस लबुशेन, जो दोनों के दोनों आपको प्लेइंग 11 के अंदर खेलते हुए इस टेस्ट मैच के दौरान दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन वेस्टइंडीज की तरफ से वहीं पर बात करें, जहां पर रोस्टन चेज को कप्तान घोषित किया गया, जोमेल वेलिकेन जो उनके एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, उनको वाइस कप्तान बनाया गया है। तो दोनों में से कौन से प्लेयर हमारी टीम में 100% आएंगे और कौन वाइस कप्तान होगा, चूंकि उसमें से जोमेल वेरिकेन जो हैं वो तो किसी की टीम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ठीक उसी तरह से जो डिफरेंशियल प्लेयर्स हैं उनको लेकर क्या प्रेडिक्शंस होंगी उसको डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान। लेकिन साथ ही साथ शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम पिच रिपोर्ट के साथ, जहां पर पिछले 3 टेस्ट मैचेस यहाँ पर जो इस मैदान पर खेले गए हैं काफी लंबे लंबे अंतराल में। अगर आप देखें तो पिछले तीनों टेस्ट मैचेस जो खेले गए हैं, एक तो खेला गया था लास्ट वाला 2022 में, एक मैच हुआ था यहाँ पर 2019 में, एक मैच हुआ था 2018 में, यानी कि काफी लंबे समय के अंतराल में अगर आप देखें तो केवल 3 टेस्ट मैचेस यहां पर खेले गए हैं। हालांकि शुरुआत हम बात करेंगे उन मैचेस से जो पिछले 10 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं, उसमें अगर आप रिजल्ट जाकर के देखें तो जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है उन पिछले 10 के 10 टेस्ट मैचेस में केवल 3 मैचेस उसने जीते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिस टीम की बैटिंग सेकंड इनिंग में आई है, उसने टोटल 5 मुकाबले जीते हैं। और उसके बाद बात करें बाकी 2 मुकाबले पिछले 10 में से ड्रॉ यहां पर साबित हुए हैं। मतलब साफ साफ दिखाई पड़ता है रिजल्ट्स की बेसिस पर कि जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो निश्चित रूप से सामने वाली टीम को पहले बैटिंग करने के लिए बुला सकती है। क्योंकि पिच यहां पर काफी हद तक लाल मिट्टी जैसी देखने वाली मिलती है, जिस पर सीम मूवमेंट बहुत अच्छा होता है और पेस और बाउंस काफी शानदार देखने को मिलता है, जो कि वेस्ट इंडियन पिचेस का नेचर भी एक हिसाब से होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आसमान पर हल्के फुल्के बादल होंगे, जिसका कोई बहुत बड़ा रोल होगा नहीं। लेकिन निश्चित रूप से सुबह 10 बजे मैच स्टार्ट होंगे तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर मूवमेंट तेज गेंदबाजों को मिलेगा ही। और जो अपना नेचर होता है इन वेस्ट इंडियन पिचेस का और खास करके टेस्ट मैचेस वाली पिचेस का, तो वहां पर आपको ट्रू पेस एंड बाउंस पूरे मैच के दौरान देखने को मिलेगा, जो कि आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग के लिए पिच और बेहतर होती चली जाएगी। और इनिशियल सीम मूवमेंट पहले एक और दूसरे दिन भी अगर हम बात करें काफी हद तक, और उसमें भी खास करके पहले सेशन के दौरान अच्छी खासी गेंद सीम पर पड़ के मूव करती है अंदर बाहर, जो कि निश्चित रूप से बैटर्स को काफी अनकंफर्टेबल करती है। लेकिन जैसे मैंने को बताया, ये पिच जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा काफी बेहतर होती चली जाएगी बैटिंग करने के लिए। हालांकि इसमें एक और भी चीज देखनी पड़ेगी कि पिच के नेचर कैसा है, खास करके उसकी मिट्टी, जो कि निश्चित रूप से डिसाइड करेगी कि क्या ये पिच ब्रेक होगी या नहीं 5वें दिन जाकर के। उसके हिसाब से हमको काफी सारी चीज देखनी पड़ेंगी और इसके बारे में जो चीजें होंगी ना, वो आपको मैं टॉस के बाद ही बता पाऊंगा, पिच को देखने के बाद, जो कि आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा पिच के बारे में। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे थे, जो पिछले 3 टेस्ट मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, उसमें स्कोरिंग पैटर्न देख करके भी समझने की कुछ कोशिश करें तो ये जो सबसे लास्ट वाला मैच जो कि ड्रॉ हुआ था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने 16 से लेकर के 20 मार्च के बीच में 2022 के अंदर ये जो मैच हुआ था, पहले बैटिंग करते हुए 507 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर और डिक्लेयर कर दिया था अपनी इनिंग को, जिसमें 4 विकेटें पेस और 4 विकेटें स्पिन ने ली थी। उसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम ने भी 411 रन बना दिए थे, टीम ऑल आउट हो गई और वहां पर 6 विकेटें पेस और 4 विकेटें स्पिन को मिली, जो दिखाता है कि स्पिनर्स भी गेम में बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद थर्ड इनिंग में अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने मैच के रिजल्ट निकालने के लिए उसको इनिंग डिक्लेयर कर दिया 185 के ही स्कोर पर 6 विकेट के नुकसान पर, और उसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 135 रन ही बना पाई थी 5 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद मैच की टाइम खत्म हो गई और मैच को ड्रॉ करा दिया गया। लेकिन उसके ही जस्ट पहले अगर 2019 में देखें, जो मैच जनवरी के महीने में यहाँ पर खेला गया था, उसमें वेस्ट इंडीज की टीम ने हरा दिया था जो है 381 रन से इंग्लैंड जैसी टीम को, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम तो 289 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जहां पर 9 विकेट पेसर्स ने लिया था। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की टीम का बैटिंग कोलैप्स हुआ, 77 के स्कोर पर टीम ऑल आउट हो गई। यहाँ पर 10 के 10 विकेट स्पिनर्स लेकर के पेसर लेकर के गए। उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम ने फिर अच्छी बैटिंग करी, 415 रन बनाए, 6 विकेट पर मैच को डिक्लेयर किया अपनी इनिंग को। उसके बाद इंग्लैंड की टीम को 246 के स्कोर पर ऑल आउट करके, जिसमें अगर आप देखें तो 5वें दिन जाकर के 8 विकेट स्पिनर्स लेकर के गए थे, मैच को काफी बड़े अंतर से उलटफेर करके जीता। और एक और मैच यहाँ पर वेस्ट इंडीज जो श्रीलंका का हुआ था, और इस मैच को देखें तो श्रीलंका ने जीता था और पूरे मैच के दौरान जो स्कोरिंग हुई थी वो काफी लो स्कोरिंग गेम देखने को मिला था और पेसर्स ने पूरा डोमिनेट किया था। तो दो तरीके से पिचेस यहाँ पर व्यवहार करती हुई पिछले 3 मैचेस में देखने को मिली हैं। एक जहां पर सीम मूवमेंट काफी ज्यादा मिला है अभी तक तेज गेंदबाजों को, 4th इनिंग में 5th इनिंग
फोर्थ इनिंग में जाते-जाते 5वें दिन यहाँ पर स्पिनर्स भी गेम में आ रहे हैं, लेकिन एक और पिच यहाँ पर जो नेचर देखने को मिला है इस वाले मैच में कि बैटिंग के लिए पूरे मैच के दौरान पिच अच्छी रही है, लेकिन निश्चित रूप से जो एक नेचर है वेस्ट इंडियन पिचेस का वो यहाँ पर होता है जो पेसर्स को हेल्प करता है, तो निश्चित तौर पर उनको विकेटें भी मिलती हैं। तो इन पिछले तीनों मैचेस में अगर आप देखें तो ओवरऑल 27 विकेटें स्पिन को मिली हैं, पेस को मिली हैं 82 विकेटें। और अगर आप इनिंग के आगे बढ़ने के साथ-साथ अगर आप देखें तो स्पिनर्स का तो रोल बहुत ज़्यादा है नहीं। 6 विकेट, 4 विकेट, 6 विकेट, 11 विकेटें, ये पहली इनिंग, सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग और फोर्थ इनिंग में विकेटें मिली हैं पिछले 3 मैचेस में। वहीं पर पेसर्स को देखेंगे तो शुरुआत तो पेसर्स को काफ़ी अच्छी मिली है। पहली इनिंग में 22 विकेटें पिछले 3 मैचेस में, सेकंड इनिंग में 25 विकेटें, फिर 15 विकेटें, फिर 10 विकेटें। मतलब मामला काफ़ी हद तक थोड़ा-सा स्पिनर्स के पक्ष में जाता है, लेकिन ओवरऑल बैटिंग के पक्ष में चला जाता है। तो जो भी टीम मुझे लगता है टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करना ही कोशिश करेगी। बाकी काफ़ी हद तक पिच को भी हमको देखना पड़ेगा और देखने के बाद जो पिच का नेचर होगा, यानी कि ये बताऊँगा कि क्या स्पिनर्स को यहाँ पर हेल्प मिलने भी वाली है या नहीं, वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूँगा पिच रिपोर्ट में। बाकी फाइनल टीम भी आपको जो मिलेगी उसी पिच रिपोर्ट के बेसिस पर टॉस के बाद वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही दूँगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है उन दोनों जगहों पर देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के ज्वाइन करके रखिए। और फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है दोनों टीमों की तरफ से, जिसमें सबसे पहले होम टीम जो है वेस्ट इंडीज की तरफ से बात करें, जिसमें क्रेग ब्रेथवेट ने काफी पहले ही कप्तानी छोड़ दी थी। तो फिलहाल रोस्टन जेस को कप्तान बना दिया है। जोमेल वेरिकन इनके जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर इनको वाइस कप्तान बना दिया है। और जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर बनते दिखाई पड़ रही है उसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो क्रेग ब्रेथवेट आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जॉन कैम्बेल की जगह पर, या हो सकता है कि मिकाइल लुइस ही आपको ओपन करे। जॉन कैम्बेल आपको नंबर 3 पर बैटिंग करते दिखाई पड़े। नंबर 4 पर कीसी कार्टी आ सकते हैं। यानी इन चारों के चारों जो बैटर्स हैं ना, टॉप ऑर्डर के चारों, ये आपको टॉप 3 में भी और टॉप 4 में भी कहीं पर भी बैटिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं, खास करके ये तीनों। और उसके बाद यहाँ पर साई होप है, रोस्टन चेज है जो राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करेंगे, जस्टिन ग्रीव्स जो इनके बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। इसके बाद अल्जारी जोसेफ है, जेडन सील्स है, समार जोसेफ हैं और जोमेल वेरिकेन है। तो ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर बनते दिखाई पड़ रही है। हालांकि बेंच पर भी कुछ नाम है, हो सकता है उनमें से भी कोई या तो जॉन कैम्बेल की जगह पर या तो किसी भी और दूसरे खिलाड़ी की जगह पर खेलता दिखाई पड़ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 10 प्लेयर तो आपको इसमें से देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 के अंदर। और बाकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुका है कि एक तो ड्रॉप किया है इन्होंने इस टेस्ट मैच के लिए मार्नस लबुशेन को, जो लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, और स्टीवन स्मिथ जो कि अभी कुछ समय पहले अगर बात करें तो चोटिल, उनको उंगली में चोट लगी थी, उसके बाद उन्होंने अपना निश्चित रूप से सर्जरी कराया नहीं और उस वजह से फिलहाल वो इस टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं रह पाएंगे और इवन हो सकता है सेकंड टेस्ट मैच में भी ना खेलें। तो उसके बाद जो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर बनते दिखाई पड़ रही, काफी हद तक ये तो कंफर्म है कि सैम कॉन्स्टेस और उस्मान ख्वाजा आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी अभी जो रिसेंट जो टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं उसमें नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे कैमरन ग्रीन, जो कि अभी WTC फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने किया था। तो हो सकता है यही नंबर 3 पर बैटिंग करें, वरना ये भी हो सकता है कि जोश इंग्लिश नंबर 3 पर आ जाएं और ये नंबर 4 पर या कहीं नीचे चले जाएं। ज्यादातर आपको यही बैटिंग ऑर्डर बनते दिखाई पड़ेगी। बाकी ट्रेविस हेड है जो कि वाइस कप्तान भी हैं टीम के, ये भी नंबर 4 पर या नंबर 5 पर खेलते दिखाई पड़ेंगे। बाकी बो वेबस्टर हैं, एलेक्स कैरी है, पैट कमिंस जो दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज अपनी टीम के कप्तान भी हैं। बाकी मिचेल स्टार्क है, नेथन लायन है, जोश हेजलवुड हैं। तो ये प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर आपको मोस्ट प्रोबेबल दिखाई पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बाकी बेंच के नाम अगर आप देखें कि और कौन से नाम हैं अवेलेबल, तो उसमें अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज की तरफ से तो केवलन एंडरसन है, टेविन इम्प्लांट जो इनके एक टॉप ऑर्डर बैटर भी है, विकेट कीपिंग भी करते हैं, कभी कभी नीचे भी बैटिंग कर लेते हैं, ब्रैंडन किंग है, जोहान लेन है, एंडरसन फिलिप हैं। और ऑस्ट्रेलिया का बेंच जहां पर मैट कूनेमान है, हो सकता है कूनेमान को भी मौका मिले, जो कि अगर पिच को देखना पड़ेगा कैसी होगी। बाकी सीन एबॉट है, स्कॉट बोलैंड और स्टीव स्मिथ और मानस लबुशेन तो अवेलेबल है नहीं फिलहाल, ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दिया पहले टेस्ट मैच के लिए। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में जो प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर का बनता दिखाई पड़ रहा है, उसमें शुरुआत करेंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से। और इनके प्लेयर्स का टेस्ट करियर अगर आप देखें कि क्या एक्सपीरियंस ये लोग लेकर के आते हैं और कितनी अभी तक की अगर हम बात करें परफॉर्मेंसेस इन्होंने दे रखी हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो क्रेग ब्रेथवेट इनके जो ओपनर हैं 98 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जबरदस्त एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। हालांकि ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखेंगे तो काफी एवरेज हैं, 5935 रन है, केवल 33 का एवरेज है। शुरुआत पहले अगर बात करें तो बॉलिंग भी ये करते थे, लेकिन फिलहाल अब करते दिखाई नहीं पड़ते। बाकी जॉन कैम्बेल 20 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 888 रन है, केवल 26 का एवरेज है। मिकाइल लुइस का भी बैटिंग एवरेज 9 टेस्ट मैचेस में केवल 19 का है। और वहीं पर कीसी कार्टी जिनको अभी रिसेंट अगर आप देखें टाइम में देखा है, ना सिर्फ T20 मैचेस में जहां पर उन्होंने डेब्यू करके काफी शानदार इनिंग्स खेली, बल्कि वनडे मैचेस में तो धमाका ही मचा रखा है इन्होंने रिसेंट टाइम में। और इनके बारे में आपको मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत ही हाईली रेट करता हूं इनको मैं, बहुत ही कमाल के टैलेंट है वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप में, जो आगे चल करके बहुत बड़े बल्लेबाज बनने वाले हैं। 5 टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले हैं, 179 रन से केवल 17 का एवरेज है। लेकिन ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं सभी के सभी वेस्ट इंडियन बैटर्स में से ना, जिनका आपको बैटिंग एवरेज नहीं देखना है, अगर प्लेइंग 11 के अंदर हैं तो 100% इनको आपको
पिक करना है। बाकी इसके बाद आते हैं यहाँ पर साई होप, इनके बारे में भी आप जानते हैं बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। हालांकि 2021 के बाद पहली बार कोई टेस्ट मैच खेलेंगे। 38 मैच 1726 रन है, 25 का एवरेज है। इनको लेकर के भी कोई डाउट आपको रखना है नहीं। बाकी रोस्टन चेज जो आपको ना सिर्फ बैटिंग बल्कि अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग से भी बड़ा रोल प्ले करते दिखाई पड़ेंगे। 49 टेस्ट मैचेस में 2265 रन है, 26 के एवरेज, 85 विकेटें भी हैं। इनको भी आपको मिस नहीं करना है। बाकी जस्टिन ग्रीव्स जो इनके दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं, साथ ही साथ बैटिंग भी अच्छी खासी करते हैं। इनका भी करियर अगर आप देखें तो काफी ठीक ठाक सा अभी तक शुरू हुआ है। इसके बाद अल्जारी जोसेफ एक तेज गेंदबाज के रूप में 37 मैच 111 विकेटें हैं। जेडन सिल्स के 18 मैच 75 विकेटें हैं। और समार जोसेफ तो वो बॉलर हैं जो सामने ऑस्ट्रेलियन टीम को उन्हीं के घर में जाकर के चोटिल होने के बाद भी हरा चुके हैं। और ये एक ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ ना कतई आपको मिस करने की जरूरत है नहीं। 8 मैच में 29 विकेटें ले चुके हैं। तो 4 प्लेयर तो हमारे करियर को देखते हुए भी, या जो मैंने इनके बारे में समझाया प्लेयर्स के बारे में, इनको ये हमारे क्लियर है कि ये 4 प्लेयर तो मेरी टीम में 100% होंगे। बाकी जोमेल वेरिकेन का टेस्ट करियर 19 मैच में 73 विकेट 334 रन भी हैं, तो ये भी काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी बेंच के जो प्लेयर्स हैं उनका फर्स्ट क्लास करियर उसमें से 3 प्लेयरों का है, चूंकि वो तीनों प्लेयर अभी तक टेस्ट मैचेस में डेब्यू किए ही नहीं है। बाकी प्लेयर्स का आपको करियर स्टैट भी दिखाई पड़ेगा। तो पूरी की पूरी लाइनअप के एक्सपीरियंस को देखने के बाद, जिसमें हमने कीसी कार्टी को, साई होप को, रोस्टन चेज को और समार जोसेफ को इस लायक तो समझा है कि हमारे प्लेइंग 11 में 100% आएंगे। हालांकि उसी में साई होप और कीसी कार्टी जो एक प्योर बैटर्स हैं, उनकी जगह पर भी क्या आप जोमेल वेरिकेन को लेके जा सकते हैं, या अल्जारी जोसेफ या समार जोसेफ या जेडन सील्स में से किसी एक को लेकर के जा सकते हैं या नहीं, वो भी समझेंगे आगे। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म। तो रिसेंट टाइम में खास करके टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जिसमें फर्स्ट क्लास मैचेस भी होते हैं डोमेस्टिक के, और टेस्ट क्रिकेट तो होता ही है, कैसा फॉर्म रहा है इन सभी के सभी वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों का। तो जैसा कि आपने करियर देखा भी रिसेंट टाइम में ना, उसी तरह से क्रेग ब्रेथवेट का आपको रिसेंट फॉर्म दिखाई पड़ेगा, जो कि करियर तो हालांकि फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें पिछली कुछ इनिंग्स में तो बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। रन इनसे बिल्कुल नहीं बने। बाकी जॉन कैम्बेल की बात करें तो ये भी रन तो बनाते दिखाई पड़े हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जहां पर अगर आप देखें तो 2 सेंचुरी है, 1 हाफ सेंचुरी पिछले करीब 10-12 इनिंग्स में, लेकिन बीच बीच में बाकी मैचेस में अगर आप देखें तो टोटल फ्लॉप साबित हुए हैं। बाकी मिकाइल लुइस, इनका करियर भी बहुत अच्छा नहीं था, और अगर आप रिसेंट फॉर्म में देखेंगे तो कुछ अच्छी इनिंग्स जरूर हैं, लेकिन वही बात आती है एक बार फिर से कंसिस्टेंसी वाली, जो कि आपको देखने को टॉप 3 से मिलेगी नहीं। बाकी कीसी कार्टी की बात करें तो ये अभी रिसेंट टाइम में तो बहुत ही धमाकेदार फॉर्म में है। फर्स्ट क्लास लेवल पर भी ठीक ठाक से ही बैटिंग करी है, बहुत जबरदस्त दिखाई नहीं पड़े हैं, लेकिन जो आपको मैं इनके बारे में क्लियर कर चुका हूं कि बहुत अच्छा टैलेंट है। रिसेंट टाइम में काफी अच्छे फॉर्म में रहे भी है वनडे क्रिकेट में और T20 फॉर्मेट में। इसके बाद अगर बात करें साई होप की, तो ये तो निश्चित तौर पर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है ना किसी भी फॉर्मेट में, अगर मैं बात करूं बेसिकली। हालांकि अभी वनडे क्रिकेट में काफी ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस इन्होंने दे रखा है, ये भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे, हालांकि फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ते। बाकी रोस्टन चेज का जो रोल है ना, उसकी बेसिस पर तो ये सीधे टीम में आते हैं। हालांकि रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंसेस बहुत तगड़ी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी जस्टिन ग्रीव्स भी एक ऐसे प्लेयर है जो बल्ले और गेंद दोनों से परफॉर्म करके दे सकते हैं, और ये काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े हैं निश्चित तौर पर। तो यहाँ पर या तो साई होप या तो जस्टिन ग्रीव्स में से कोई एक ऑप्शन ट्राई तो कर सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी। निश्चित तौर पर उसमें से जस्टिन ग्रीव्स फॉर्म की बेसिस पर ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी अल्जारी जोसेफ का फॉर्म होता है जब बॉलर काफी शानदार है रिसेंट टाइम में। इवन जेडन सील्स ने भी रिसेंट टाइम में काफी अच्छा काम किया। अगर आप देखें तो इस टेस्ट मैच में कुल टोटल 5 विकेट, इस टेस्ट मैच में 3 विकेट हैं, यहाँ पर 4 विकेट हैं, यहाँ पर 3 विकेट, यहाँ पर 4 विकेट, यानी कि लगभग 3 से 4 विकेट हर टेस्ट मैच में लेके जा रहे हैं। बाकी समार जोसेफ भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो एक बहुत ही कमाल के बॉलर ये होते हैं, ये भी ठीक ठाक फॉर्म में है। बाकी जोमेल वेरिकेन जो स्पिनर ही हैं, और अगर वेस्ट इंडीज की टीम को 4th इनिंग की बॉलिंग का मौका मिलता है, कहने का मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करा दिया इस टीम ने, या ऑस्ट्रेलिया ने खुद भी कर लिया, सेकंड बैटिंग कर लिया, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जोमेल वेरिकेन काफी बेहतर ऑप्शन होंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम अगर सेकंड बैटिंग करेगी तो 4th इनिंग में भी उनको बैटिंग करना पड़ेगा, तो वहां पर स्पिनर्स के लिए हेल्प आएगी। तो निश्चित तौर पर जोमेल काफी अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी बेंच के जो प्लेयर्स हैं उनका भी फॉर्म देखेंगे ना, तो आपको वही 100 एंड 100 एवरेज फॉर्म ही दिखाई पड़ेगा। एंडरसन फिलिप जरूर एक ऐसे बॉलर है जो तगड़े फॉर्म में रिसेंट टाइम में रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में। तो इस रिसेंट फॉर्म को देखने के बाद कौन सा प्लेयर कितना बेहतर है उसको समझने के बाद आकर के बाकी का भी डेटा देखें, हेड टू हेड और वेन्यू का, कि जब यही वेस्ट इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या इस मैदान पर, तब कैसी परफॉर्मेंस देते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो क्रेग ब्रेथवेट 12 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, केवल 25 का बैटिंग एवरेज है। वहीं पर इस मैदान पर 7 टेस्ट मैच खेल चुके, केवल 492 रन है, 38 का एवरेज है। निश्चित तौर पर चाहे वेन्यू के नंबर देख लें, चाहे हेड टू हेड के नंबर देख लें, जो हमको चाहिए होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, फैंटेसी क्रिकेट के अंदर फैंटेसी टीम बनाते हुए जो पॉइंट्स देने वाले प्लेयर चाहते हैं, उस हिसाब से तो मुझे क्रेग ब्रेथवेट कुछ खास ऑप्शन दिखाई पड़ते नहीं। बाकी के तीनों नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो नहीं खेले, लेकिन उसमें से एक नाम जो है जॉन कैम्बेल इस
मैदान पर 2 टेस्ट मैच में 91 रन बना चुके हैं 44 के हाईएस्ट स्कोर के साथ। बाकी साई होप ये खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल टोटल 3 टेस्ट मैचेस, उसमें भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। 36 का हाईएस्ट स्कोर है। इवन इस मैदान पर भी एक 90 रन की अच्छी पारी है 4 टेस्ट मैचेस में। बाकी कुछ खास कमाल ये भी यहाँ पर भी करते दिखाई पड़े नहीं है। जबकि रोस्टन चेज 2 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 115 रन है, 55 का हाईएस्ट स्कोर है, 3 विकेटें और जैसे इनकी यूटिलिटी है। और इस मैदान पर भी अगर आप देखें तो 3 टेस्ट मैचेस में 227 रन, 131 का हाईएस्ट स्कोर है, 8 विकेटें हैं। तो जो यूटिलिटी इनकी आती है बल्ले से और गेंद से दोनों तरीके से, वो इनको काफी अच्छा ऑप्शन बना देती है। सिमिलर चीज आप जस्टिन ग्रीव्स को भी लेकर के कर सकते हैं, जिनके हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैच में 68 रन, 3 विकेटें हैं। अल्जारी जोसेफ के 4 मैच 112 रन, 12 विकेटें हैं ये, और साथ ही साथ इस मैदान पर भी 3 मैच में 7 विकेटें हैं। जेडन सील्स के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 मैच में केवल 1 विकेट, इस मैदान पर 1 मैच में 3 विकेटें हैं। और समार जोसेफ का तो आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, इनको मैं ड्रॉप करने वाला हूं नहीं। वैसे भी ये 2 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 13 विकेट ले चुके हैं। बाकी जोमेल वेरिकेन के भी 3 मैच में 5 विकेटें हैं, और साथ ही साथ एंडरसन फिलिप के भी 1 मैच में 44 रन है, 1 विकेट है। तो यहाँ पर ये 3 प्लेयर, रोस्टन चेज, साथ ही साथ अल्जारी जोसेफ और यहाँ पर समार जोसेफ, 3 ऐसे नाम होंगे आज के इस मैच के लिए जो 100% हमारी टीम में आने वाले हैं। बाकी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम सेकंड इनिंग में अगर हम बात करें बैटिंग करती है और 4th इनिंग में बैटिंग करती है, मतलब जोमेल वेरिकेन की टीम वेस्ट इंडीज को अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग और 4th इनिंग की बॉलिंग अगर मिलती है तो जोमेल वेरिकेन भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। वरना आपके पास यहाँ पर साई होप या किसी यहाँ पर जस्टिन ग्रीव्स में से भी 2 अच्छे नाम हैं, जिसमें से मैं जस्टिन ग्रीव्स को प्रेफर करना चाहूंगा। हालांकि 100% चॉइस की बात हो तो किसी कार्ड अगर प्लेइंग लोन में है तो इनके साथ मैं जाना पसंद करूंगा, या तो आप चाहे तो जस्टिन ग्रीव्स के साथ भी जा सकते हो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 प्लेयर ही मुझे दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे वेस्ट इंडीज के पूरे स्क्वाड के अंदर, जो कि हमारी फैंटेसी की टीम में आ सकते हैं 11 प्लेयरों में। लेकिन उसके अलावा प्लेयर बैटल भी अगर आप देखते चले कि टेस्ट क्रिकेट में क्रेग ब्रेथवेट नेथन लायन के खिलाफ 5 बार आउट हो चुके केवल 127 रन बना करके, जो कि निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आंकड़ा टेस्ट लेवल पर तो है नहीं। बाकी जोस हेजलवुड ने भी इनको 101 रन करके 5 बार आउट कर दिया है, बहुत ही खराब आंकड़े हैं। स्टार्क के खिलाफ तो फिर भी ठीक ठाक खेल गए हैं, पैट कमिंस की 50 गेंद पर 9 रन बना करके 2 बार, और कैमरन ग्रीन पर भी 1 बार आउट हो चुके हैं। तो नंबर्स प्लेयर बैटल में इनके बहुत अच्छे हैं नहीं। बाकी जॉन कैम्बेल तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया को फेस ही करेंगे। बाकी कीसी कार्डी ऑफ स्पिन पर टेस्ट क्रिकेट में 2 बार आउट हो चुके हैं 5 गेंद पर 6 रन बना करके। और इसके बाद बात करें यहाँ पर मिकाइल लुइस, ये भी ऑफ स्पिन पर फंसे हैं, 67 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं। और सामने की टीम में ऑफ स्पिनर, महानतम ऑफ स्पिनर है बेसिकली नेथन लायन के रूप में, तो वो तो किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो कोई भी पिच हो आपको विकेट निकाल करके देते हैं। बाकी साई होप नेथन लायन पर 1 बार आउट हो चुके हैं 34 गेंद पर 19 रन बना करके। हेजलवुड ने भी इनको 1 बार आउट कर रखा है सस्ते में। जस्टिन ग्रीव्स को हेजलवुड, लायन और स्टार्क, इन तीनों ने काफी सस्ते में निपटाया है। बाकी रोस्टन चेज के भी आंकड़े स्टार्क पे, पैट कमिंस पे और नेथन लायन पर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बेहतर तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये प्लेयर बैटल भी देख लेने के बाद और ये समझ लेने के बाद कि कौन से प्लेयर बेस्ट होंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से हमारी टीम में आने के लिए, अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम के, जिनका आपने प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर तो देख लिया था जो पॉसिबल होगा, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। बाकी प्लेइंग इलेवन जो होगा ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। लेकिन अगर आप देखें इनका भी टेस्ट करियर, तो अभी आपको पता होगा सैम कॉन्स्टेंस ने इंडिया के खिलाफ डेब्यू किया था, 2 मैच में 113 रन थे, 28 का एवरेज था, जिसमें एक हाफ सेंचुरी भी थी। बाकी उस्मान ख्वाजा जो रिसेंट टाइम में बहुत बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन करियर फिर भी इनका अगर आप देखेंगे ना तो 81 मैच में 5,936 रन, 44 का बढ़िया एवरेज दिखाई पड़ता है। तो करियर के बेसिस पर एक अच्छे नाम है। बाकी कैमरन ग्रीन का नंबर अगर आप देखें तो बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस है नहीं। बाकी ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये बॉलिंग करेंगे कि नहीं, चूंकि अभी रिसेंट टाइम में WTC फाइनल में इनसे बिल्कुल भी बॉलिंग कराया नहीं गया था, चूंकि फिटनेस के कुछ इश्यूज है इनके साथ। बाकी जोस इंग्लिश जिन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू कमाल का किया था, बाकी 102 रन की पारी खेली थी इन्होंने अपने डेब्यू इनिंग में ही। हालांकि 2 टेस्ट मैच के 2 इनिंग में 102 रन है, चूंकि एक बार तो शतक लगाया था, एक बार बिना खाता खोले आउट हो गए थे। तो ये काफी तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़ने वाले प्लेयर है जिनको आप मिस नहीं कर सकते। ट्रेविस हेड के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत आपके लिए है नहीं। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी धमाकेदार पारियां खेल सकते हैं, और ये चीज आपने रिसेंट टाइम में हमेशा से देखी है। बाकी बो वेफ्टर एक ऐसे टैलेंट रहे हैं जिन्होंने अभी जब से इंडिया के खिलाफ डेब्यू किया था उसके बाद से, और फिर WTC फाइनल में भी कुछ बहुत ही कमाल की इनिंग्स इन्होंने खेली और अपनी टीम को हारते हारते भी बचा रखा है। 4 टेस्ट मैच में 231 रन है, 46 का बैटिंग एवरेज है, 3 विकेटें भी है। तो बैटिंग तो इनका काफी बेहतर रही है, लेकिन बॉलिंग उस लेवल की है नहीं। बाकी एलेक्स कैरिंग के विकेट कीपर बैटर मेरे हिसाब से बो वेफ्टर से ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे। 40 टेस्ट मैच में 35 का एवरेज है, 1823 रन है। बाकी पैट कमिंस 66 मैच पे 68 मैच पे 301 विकेट, कमाल के महानतम तेज गेंदबाज है जिनसे विकेट आप हमेशा निकलते हुए देखेंगे, साथ ही साथ बल्ले से रन भी बनते देखेंगे। बाकी मिचेल स्टार्क के 97 मैच 387 विकेटें हैं, नेथन लायन के 137 मैच 553 विकेटें हैं। अब क्या ही चाहिए किसी बॉलर से आपको। और इसके बाद जोस हेजलवुड का कमाल देखिए, जिनको लोगों ने अपनी टीम में नहीं रखा है, लेकिन अगर आप इनकी टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें तो
235 में 281 विकेटें हैं, तो कमाल ही कर रखा है। बाकी मैट कूनेमान ने भी 5 में 25 विकेटें ले रखी हैं। बाकी सीन बॉट, स्कॉट बोलैंड, इनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्कॉट बोलैंड की भी 13 मैच में 56 विकेटें हैं, तो कमाल का ही करियर रहा है लगभग हर एक प्लेयर का। तो और उस बेसिस पर जो प्लेइंग 11 बन रही थी हमारी, उसमें से अगर आप देखें टेस्ट करियर को देखते हुए तो 7 प्लेयर तो 100% हमारी टीम में आ जाते हैं, और इसी वजह से और साथ ही साथ टीम भी डोमिनेट करती दिखाई पड़ रही है। तो 7 प्लेयर तो हमको लेने ही लेने हैं अगर खास करके बात करें ऑस्ट्रेलिया से। और उसमें भी अगर आप बात करें तो पैट कमिंस, स्टार्क, लायन और हेजलवुड चारों बॉलर अगर प्लेइंग 11 के अंदर है ना, तो इनको तो आप मिस कर ही नहीं सकते टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बाकी रिसेंट फॉर्म में अगर आप देखते चले इन प्लेयर्स का, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो खेलते तो सैम कॉन्स्टेंस, ये जो आपको मैंने बताया था कि इंडिया के खिलाफ डेब्यू किया था, और उसके अलावा साथ साथ अगर आप देखें तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो निश्चित तौर पर फ्लैशी टाइप के शॉट्स खेलते हैं, तो बहुत बड़ी पारी है, आप इनसे उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो उतने बेहतर प्लेयर तो है नहीं जिनको अपनी टीम में हम लेकर के जाए। बाकी उस्मान ख्वाजा का फॉर्म भी रिसेंट टाइम में पिछली 4 इनिंग्स में खास करके, और अभी WTC फाइनल में भी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था, और मुझे लगता है कि अगर इस सीरीज में भी ये फ्लॉप हुए तो निश्चित तौर पर टेस्ट क्रिकेट से बाहर होने वाला है ऑस्ट्रेलियन टीम से। बाकी अगर आप देखें तो उसके पहले ठीक ठाक रन इन्होंने बना रखे हैं। बाकी कैमरन ग्रीन, ये भी WTC फाइनल में फ्लॉप हुए, लेकिन उसके पहले ठीक ठाक फॉर्म में थे। इसके बाद बात करें तो जोश इंग्लिश हैं, जो कि आपको मैं बता चुका हूं कि 2 टेस्ट इनिंग्स अभी तक खेले हुए, जिसमें एक सेंचुरी है, डेब्यू टेस्ट मैच में इन्होंने सेंचुरी लगाई थी। बाकी ट्रेविस हेड का फॉर्म अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, WTC फाइनल में चले तो नहीं थे, लेकिन जिस तरह के ये प्लेयर है इनको आप मिस कर नहीं सकते। और ये जो टॉप 3 है ना, इसमें निश्चित तौर पर या तो उस्मान ख्वाजा या तो कैमरन ग्रीन में से कोई एक प्लेयर आप ट्राई निश्चित तौर पर कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करेगा आप किसके साथ जाना चाहेंगे। बाकी मैं निश्चित तौर पर अगर सेकंड इनिंग की और फोर्थ इनिंग की बैटिंग है ना, तो वहां पर जरूर यहाँ पर उस्मान ख्वाजा को ट्राई करना चाहूंगा। पहली इनिंग की बैटिंग और थर्ड इनिंग की बैटिंग है तो निश्चित तौर पर कैमरन ग्रीन को ट्राई करना चाहूंगा। बाकी बो वेस्टर का भी अगर आप बताया मैंने आपको कि बीच बीच में कुछ शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली है, लेकिन निश्चित तौर पर वो कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलती। बाकी एलेक्स कैरी उनसे बेहतर ऑप्शन कंसिस्टेंसी वाइज दिखाई पड़ते हैं, तो आप इन्हीं के साथ जा सकते हैं। दोनों में से किसी को भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको करना है। बाकी जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि चाहे पैट कमिंस हो, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो नेथन लायन हो, और इवन अगर बात करें हेजलवुड हो, इन चारों बॉलरों को तो आप मिस कर ही नहीं सकते। हालांकि अभी जो WTC फाइनल हुआ है ना, उसमें नेथन लायन बिल्कुल नहीं चले थे, ना तो वहां पर जोश हेजलवुड चले थे, और काफी हद तक अगर बात करें तो यही एक बड़ा रीजन था कि साउथ अफ्रीकन टीम ने स्कोर को चेज करते हुए WTC फाइनल में हरा भी दिया था ऑस्ट्रेलिया को। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मैट कूनेमान, सीने बॉट और बाकी जो प्लेयर्स हैं, जिसमें स्टीवन स्मिथ तो मानल हुसैन तो अवेलेबल है नहीं फिलहाल, उनको भी अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। जो बाकी बचे प्लेयर हैं जो अगर खेलते हैं प्लेइंग 11 के अंदर तो, लेकिन ये भी देखनी पड़ेगी कि क्या पिच ऐसी है जिस पर आप किसी स्पिनर को लेकर जा सकते हैं या नहीं। लेकिन एक और चीज भी आपको ध्यान में रखने के सामने वेस्ट इंडीज की टीम है जो स्पिन अच्छा खेलती है नहीं, तो जो भी एक प्रॉपर रेगुलर स्पिनर होगा ऑस्ट्रेलियन टीम में वो तो 100% आपकी टीम में आएगा। और उस बेसिस पर तो आप नेथन लायन को इग्नोर कर ही नहीं सकते, जो कि केवल 12 टेस्ट मैच पर अगर आप देखें तो 54 विकेट ले चुके हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और इस मैदान पर अभी तक फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड है ना, उसमें इस मैदान पर खेलने वाले कोई भी टेस्ट मैच खेलने वाले एकमात्र प्लेयर इस स्क्वाड के अंदर हैं जो एक मैच खेल करके 1 विकेट ले चुके हैं, 40 रन बना चुके हैं। तो नेथन लायन को खास करके हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ मिस तो नहीं कर सकते, ना सिर्फ यहाँ पर स्टार्क को ना तो पैट कमिंस को। हालांकि पैट कमिंस के 3 मैच में 8 ही विकेट हैं, लेकिन उसी में हेजलवुड के 8 मैच में शानदार 36 विकेट हैं। तो अगर ये प्लेइंग 11 में है तो उनको भी मिस नहीं करना है। स्कॉट बोलैंड के भी 1 मैच में 3 विकेट हैं, और बाकी सैम कॉन्स्टेंस तो खेले नहीं। उस्मान ख्वाजा के आंकड़े देख लीजिए, 6 मैच में 57 का एवरेज है। और जो टॉप 3 में से किसी को पिक करने वाली बात थी तो यहाँ पर इसी वजह से मैं उस्मान ख्वाजा के साथ ही जाने की कोशिश करूंगा। बाकी इंग्लिश निश्चित तौर पर खेले तो है नहीं, लेकिन हमारी टीम में रहेंगे। ट्रेविस हेड के आंकड़े अगर आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखें तो 4 मैच 431 रन, 175 का हाईएस्ट स्कोर है, 2 विकेटें भी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये चारों बॉलर तो आपकी टीम में रहेंगे ही, तो ये 7 प्लेयर को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। हालांकि अगर आप 8वां प्लेयर भी इसी टीम से लेके जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास एक एलेक्स कैरी का भी बढ़िया नाम है जिनको आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन किसको ड्रॉप करेंगे खास करके वेस्ट इंडीज की तरफ से वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये तो सारे आंकड़े आपने देख लिए। बाकी वेस्ट इंडियन बैटर बॉलिंग के खिलाफ क्या कमजोरी हो सकती है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की, उसको भी देखने आए तो सैम कॉन्स्टेंस एक ऐसे प्लेयर है जो कि थोड़ा बहुत स्पिन पर फंसते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंद पर 2 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। बाकी तो क्वालिटी तेज गेंदबाजी पर विकेट देते ही हैं। बाकी उस्मान ख्वाजा की बात करें तो ये लगभग सभी बॉलर को काफी बढ़िया खेलते दिखाई पड़े हैं जो वेस्ट इंडीज के हैं, जिसमें अल्जारी जो कि 55 रन बना करके एक बार, रोस्टन चेज पर 51 रन बना करके एक बार आउट हुए, उन पर तो स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है। जस्टिन ग्रीव्स के 41 गेंद पर 17 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी जोश इंग्लिश लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 2 बार अभी तक आउट हुए हैं अपनी दोनों इनिंग्स में, 48 गेंद पर 32 रन बना करके। और ये भी स्पिन खेलने को लेकर के इनको दिक्कत रही है और कुछ हद तक लेग स्पिन भी, हालांकि लेग स्पिनर तो कोई है नहीं फिलहाल। बाकी कैमरन ग्रीन भी देखें तो अल्जारी जोसेफ पर 2 बार, 2 बार समार जोसेफ पर और 7 बार
लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पे, तो जोमेल वेरिकेन जो है ना सामने की टीम में, उनकी यूटिलिटी बड़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है अगर पिच ऐसी हो गई जहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है तो। और उसमें भी खास करके अगर वेस्ट इंडीज की 4th इनिंग की बॉलिंग का मौका मिल गया तब तो और भी बेहतर है। बाकी ट्रेविस हेड के नंबर्स आप देख लीजिए, एलेक्स कैरी के देख लीजिए, बॉब वेफ्टर के देख लीजिए, तो सारे जो आंकड़े हैं ना प्लेयर बैटल के, वो कम से कम दिखाते हैं कि एक तो अल्जारे जोसेफ, दूसरे समार जोसेफ, और कभी कभी अगर आप चाहें तो एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर जस्टिन ग्रीव्स को भी ट्राई कर सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने बताया कि अगर सेकंड इनिंग और 4th इनिंग की बॉलिंग वेस्ट इंडीज की है तो जोमेल वेरिकेन, वो भी काफी शानदार ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। तो ये पूरा सब कुछ समझ लेने के बाद, जिसमें निश्चित तौर पर आप देख पा रहे होंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से आपके पास कुछ शानदार डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं। एक तो जोमेल वेरिकेन का है जिनके बारे में आपको मैंने काफी डिटेल में समझा दिया। बाकी दूसरे समार जोसेफ का एक जबरदस्त ऑप्शन है। किसी काटी एक बैटर के तौर पर जबरदस्त डिफरेंशियल प्लेयर है। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिसमें ये प्लेयर बैटल भी आप देखेंगे, एक तो सबसे बड़े डिफरेंशियल इनके तरफ से अगर आप देखें तो उस्मान ख्वाजा ही होंगे, जिनको ज्यादा लोग टीम में लेकर के जाने वाले हैं नहीं। और उसी में खास करके हेजलवुड, उनको भी लोग लगभग ड्रॉप कर रहे हैं काफी हद तक, वो भी तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे। तो उसमें से कौन सा प्लेयर आपको लेना है वो चीज आपको मैं पीछे बता ही चुका हूं। बाकी आप देखेंगे तो ट्रेविस हेड और पैट कमिंस तो सबसे कॉमन कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन होंगे, जिसी में रोस्टन चेज, जोश हेजलवुड दो सबसे शानदार डिफरेंशियल ऑप्शन है कप्तान है, बस कप्तान के। साई होप को भी आप ग्रैंड लीग की टीमों में ट्राई कर सकते हैं, और फिलहाल के लिए स्मॉल लीग के लिए ये टीम आप बना करके सेव कर सकते हैं, जिसमें वही जोश इंग्लिश और साई होप को मैंने रखा है जो विकेट कीपर बैटर, जिसमें साई होप को अगर आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, जस्टिन ग्रीव्स को भी लेके जा सकते हैं। बाकी ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा और कीसी काटी 3 बैटर हैं, एकमात्र ऑलराउंडर रोस्टन चेज हैं। और बॉलिंग में पैट कमिंस, स्टार्क, नेथन लायन और हेजलवुड, जो कि आपको मैं पीछे क्लियर भी कर चुका हूं, उनको लेकर के जाएंगे। बाकी यहाँ पर अल्जारी जोसेफ गलती से हुए हैं, समार जोसेफ को एक्चुअली उनको उनकी जहां पर आपको रखना है, या आप चाहें तो साई होप को ड्रॉप करके समार जोसेफ को भी ट्राई कर सकते हैं अल्जारी जोसेफ के साथ। बाकी फाइनल टीम क्या रहेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा टॉस के बाद पिच रिपोर्ट के साथ। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है दोनों जगहों पर मिल जाएगा। तो जाकर के लिंक को क्लिक करिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए और वहां पर वेट करिए एक्टिव रह के फाइनल टीम के लिए। तो फिलहाल वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, वो सबसे जरूरी है, बाकी चीजें ऑप्शनल है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।